उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार यहां पर आपको बता दें जो योगी मॉडल है वो हिट है। उसी का नतीजा है कि अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं और इसी का असर है कि अब दिल्ली पुलिस भी उसी योगी मॉडल पर चल रही है। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ ऐसा ही एक्शन लिया जा रहा है जैसे कि योगी की पुलिस लेती है, जिससे एक ही दिन में 50 से ज्यादा बदमाश और अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली में योगी मॉडल आघात एट क्रिमिनल और उसी का असर है कि साउथ ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने योगी मॉडल स्टाइल में महज 24 घंटे के अंदर 63 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऑपरेशन आघात के तहत की गई इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जो 63 अपराधी गिरफ्तार किए महज 24 घंटे के अंदर और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसे जिले से खत्म किया जाएगा। आरोपियों के पास से 14 कंट्री मेड पिस्टल, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और 16 चाकू बरामद हुए। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर है कि प्रदेश में क्राइम रेट घटा है और उसी को देखते हुए ये मॉडल दिल्ली में अपनाया जा रहा है। अपराधियों को साफ मैसेज दिया गया, जिले में क्राइम की कोई जगह नहीं है। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस ने योगी मॉडल अपनाकर एक ही दिन में 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार शुरू हो गई है, वो भी यूपी फोर्स की स्टाइल में, जिसके बाद अब दिल्ली में गैंगस्टर के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और दिल्ली की रोहिणी से सामने आई तस्वीर उसी बात की गवाही दे रही है। ऑपरेशन आघात के तहत गोगी गैंग पर किया गया ये बहुत बड़ा प्रहार है। दरअसल गोगी गैंग के 5 गुर्गों और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी मिली, साथ ही हथियार भी बरामद किए गए। पांचों ने टक्कर लगने के बाद पुलिस टीम पे और गाड़ी पे फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इनको लालू को और इरफान को पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद अरेस्ट हुए इरफान, लालू और नितेश, ये वो नाम है जो चेहरे से तो मासूम है, लेकिन इनके कारनामे बहुत खतरनाक है। गैंग से इनका रिश्ता ये है, ये 2019 से ही गोगी गैंग से लिंक्ड है। गैंग से जुड़े 2 बदमाश फरार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो भी पुलिस गिरफ्त में होंगे। साथ ही पुलिस ने एनकाउंटर कर उन गैंगस्टर्स को भी मैसेज दिया है जो दिल्ली में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बहन और बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले शोहदों का इलाज करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। यूपी के हापुड़ में भी 3 मंचलों ने एक लड़की से छेड़खानी कर दी। उसके बाद क्या था, उनका भी पुलिस ने वही हाल किया जो हर मंचले का होता है और अब ये आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पुलिस गिरफ्त में लंगड़ा कर चलते ये वही मंचले हैं जो अब हर बहन को अपनी बहन बता रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, दोबारा गलती न करने की कसम खा रहे हैं। सारी बहनें हमारी बहन है। अब जो इस बहन से हमने गलती करी उससे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें माफ कर दे। अब आगे से हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल हापुड़ में बाइक सवार इन आरोपियों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसका वीडियो बनाकर लड़की के भाई ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। सर जी, हम आ रहे थे पीछे, 4 लड़कों ने मेरी सिस्टर को और मुझे छेड़खानी करी। सिस्टर में कोनी मार रहे थे, हाथ पकड़ खींच रहे थे उसे बाइक पे से। ये हमने एक बार छोड़ दी तो दूसरी बार उन्होंने रोड पर यहाँ पर हाथापाई भी करी है। बस फिर क्या था, पुलिस तक शिकायत पहुँची और पुलिस ने इन मंचलों की मरम्मत कर दी। ये सबक उन लोगों के लिए है जो राह चलते किसी भी लड़की से छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को एनकाउंटर में घेर कर दिया, तो वहीं 2 लोगों को यहां पर पकड़ा भी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। सीएम ने फायरिंग मामले में गिरफ्तार एक शूटर की तुलना राक्षस मारीच से कर दी और साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश की सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जो भी महिला सुरक्षा या कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। अब उस घायल बदमाश को भी सुनिए जो योगी फोर्स के टेरर के चलते थर-थर कांपने लगा और ऑपरेशन लंगड़ा के बाद कहने लगा कि गलती हो गई, अब यूपी में कभी कदम नहीं रखेगा। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर।
अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम योगी ने फिर से दोहराया कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पुलिस नहीं छोड़ेगी। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर तरफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो शहर शहर मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है। इस दौरान कई बदमाशों के पैर में एक गोली भी लगी है। यही कारण है कि बदमाश अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। पुलिस वाले उसे सहारा दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलिया, कानपुर देहात, रायबरेली और मथुरा, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा समेत कई जिलों में मुठभेड़ के दौरान कई अपराधियों पर शिकंजा कसा। बलिया में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। मथुरा में भी पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए। वहीं रायबरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। मतलब साफ है कि योगी फोर्स अपराधियों को उसके किए की सजा दिलाकर ही रहेगी। दिल्ली में इस नवरात्रि नॉनवेज के शौकीनों को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर 9 दिनों तक दिल्ली में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। और अगर सीएम रेखा गुप्ता को ये मांग जायज लग गई तो यकीन मानिए नॉनवेज के शौकीनों को 9 दिनों तक नॉनवेज के लिए तड़पना होगा। क्योंकि सिर्फ मांस मछली की दुकानें ही नहीं, जाने माने फूड चेन में भी मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। शकरपुर बस्ती से बीजेपी के विधायक करनैल सिंह और जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता के साथ ही दिल्ली पुलिस को भी चिट्ठी लिखी है। भाजपा विधायकों का कहना है कि नवरात्रि के पावन दिनों में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांसाहार की बिक्री और खपत पर रोक लगनी चाहिए। पिछली बार दिल्ली और जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की थी। हालांकि तब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, लिहाजा उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया था, लेकिन इस बार तो खुद उनकी सरकार है। इससे पहले कावड़ के दौरान भी ऐसे फैसले किए जा चुके हैं, लिहाजा बीजेपी विधायकों की इस मांग से नॉनवेज का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार चुनाव से पहले लालू फैमिली में एक बार फिर से बगावत के सुर दिखने लगे हैं। पहले ही तेज प्रताप परिवार और पार्टी से ये बाहर हो चुके हैं और लगातार परिवार और पार्टी तोड़ने वाले जयचंदों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे के साथ साथ अब रोहिणी आचार्य के पोस्ट को लेकर भी अब बिहार में हलचल है। बिहार ही नहीं बल्कि आरजेडी की अंदरूनी सियासत भी यहां पर गर्मा गई है। रोहिणी ने अपने आत्मसमर्पण का जिक्र करके बिल्कुल तेज प्रताप के लाइन लेंथ वाली से मैच करती हुई दिखाई दी। तो क्या लालू परिवार में एक और बगावत होने जा रही है? क्या रोहिणी अब तेज प्रताप के नक्शे दम पर जा सकती है? क्या रोहिणी को भी इस पोस्ट की कीमत चुकानी पड़ सकती है? रोहिणी आचार्य की तरफ से एक के बाद एक किए जा रहे पोस्ट और इस पोस्ट का सार ये इशारा कर रहे हैं कि अब रोहिणी खुलकर तेजस्वी के सलाहकार और सांसद संजय यादव के खिलाफ आने वाली है। तो क्या ये माना जाए अब लालू का परिवार 2 खेमों में बंट चुका है? एक तरफ तेजस्वी और मीसा भारती है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप, जिनके साथ अब रोहिणी आ गई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। और ये दोनों साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लालू और राबड़ी भी इनकी तरफ हैं, क्योंकि तेज प्रताप राबड़ी के लाडले हैं तो रोहिणी लालू की। महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाने की वजह से पहले ही तेजस्वी पशुपेश में है। वहीं सुपौल में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के साथ उनके काफिले के टकराव ने अजीब ही स्थिति पैदा कर दी है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान ओवैसी के कार्यकर्ता पहुंचे तो थे यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन तेजस्वी ने उनका स्वागत करने की बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद गुस्साए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के स्वागत में लगाए गए पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिया। दरअसल तेजस्वी के काफिले को सुपौल से गुजरने के दौरान एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया था और गठबंधन की मांग करने लगे। ये युवा तेजस्वी पर दबाव बना रहे थे कि उनकी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, जिसके बाद तेजस्वी ने अपने सुरक्षा बलों और कार्यकर्ताओं को उन्हें रथ के रास्ते से खदेड़ने के लिए कह दिया। विरोध करने उनसे अपील करने लगे कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए।
तेजस्वी के इस रवैये से नाराज कार्यकर्ताओं ने इसके बाद जमकर बवाल किया और तेजस्वी के पोस्टर फाड़कर आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जनसुराज पार्टी प्रमुख पीके यानी कि प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। बिहार की सियासत को अपने बयानों से हर दिन भड़का रहे हैं और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार उनके निशाने पर होते हैं। और अब पीके के रडार पर आ गए हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिन पर पीके ने जबरदस्त हमला बोला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना विजन बताने के साथ ही पीके बिहार के कई नेताओं की एक एक करके पोल खोलते चले गए। आज ये दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी। तेजस्वी और लालू पर हमलावर रहने वाले पीके सम्राट चौधरी को नाम बदलने वाला नेता करार दिया। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। यही नहीं, पीके ने उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर भी बड़ा दावा किया। नाम है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। वैसे पीके पहले भी नेताओं को घेरते रहे हैं, लेकिन अब जबकि चुनाव नजदीक है, पीके का गड़े मुर्दे उखाड़ना इन नेताओं के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। एक अफवाह कैसे बवाल की वजह बन सकती है, इसकी बानगी यूपी के कानपुर में दिखाई दी। कानपुर से शुरू हुए एक अफवाह ने यूपी से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात तक ये पहुंच गई। अफवाह थी कि आई लव मोहम्मद लिखने पर मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज हुई। आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को हटाने की अफवाह फैली। फिर क्या था? अफवाह के बाद कई जगह पर हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर आए और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। और अफवाह के बाद सड़कों पर आए मुसलमानों की ये तस्वीरें कानपुर महाराष्ट्र के बीड़, गुजरात के पंचमहल की है, जहां तथ्यों को ऐसे पेश किया गया है ताकि माहौल में जहर घोला जा सके। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर हंगामा हुआ। मैसेज फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। बैनर हटवा दिए गए। बस क्या था, कानपुर की सड़कों पर मुस्लिम भाईजान की टोली निकल पड़ी, लेकिन पुलिस ने सब साफ कर दिया। जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। अफवाह फैलती हुई महाराष्ट्र के बीड़ तक पहुंच गई, जहां हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे, हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए, मजहबी नारे भी लगाए। पुलिस अब साफ कर चुकी है कि अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन कौन है जो मोहम्मद के नाम पर भड़का रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश में लगा है। कानपुर से जिस तरह अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसका असर यूपी के अलग अलग शहरों में साफ तौर पर दिखाई दिया, जहां से भड़काऊ नारेबाजी के वीडियो सामने आए। लेकिन इन भड़काऊ गैंग को योगी की पुलिस माफ नहीं करेगी और वायरल वीडियो पर एक्शन लेना शुरू भी हो चुका है। और भदोही पुलिस ने भड़काऊ नारेबाजी करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल भदोही में कानपुर में हुए मामले को लेकर रैली निकाली जा रही थी, जिसमें भड़काऊ नारेबाजी की गई। सरतन से जुदा गैंग ने जमकर नारे लगाए, वीडियो वायरल हुआ और योगी की पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करी है। दोनों ही थानों में, थाना भदोही और थाना औराई में, जहाँ की वीडियो सामने आई है, दोनों ही थानों में इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही तस्वीर कौशाम्बी में भी दिखाई दी, जहां छोटे बच्चों के हाथों में बैनर पोस्टर थे और जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। भड़काऊ गैंग ने बच्चों को आगे कर माहौल को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वो यूपी पुलिस से बच नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदुओं ने नवरात्र के दौरान 9 दिन तक लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग की है। हरड़ गांव की पंचायत ने इसके लिए एक पत्र भी जारी कर दिया, जिसका मुस्लिम अब विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान ने उन्हें लाउड स्पीकर बजाने का हक दिया है, वो पूरे आवाज में लाउड स्पीकर बजाएंगे। देवास में हिंदू समाज के लोग गुस्से में हैं। कारण है नवरात्र के दौरान लाउड स्पीकर नहीं बजाने की मांग को मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कोर्ट और संविधान उन्हें लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत देता है।
क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि का बड़ा कार्यक्रम रहता है और नवरात्रि में पूरा सनातनी समाज धर्ममय रहता है। उस दौरान हम सबका ये निवेदन था कि आपके वहाँ आवाज संतुलन में बजे। जो फरमान उन्होंने जारी किया, हम इस फरमान को सिरे से खारिज करते हैं, हम इसको नहीं मानते। संविधान के जो अधिकार है उसके मुताबिक हम अजान होगी इंशाअल्लाह। हरड़ गांव की पंचायत ने मस्जिद के लाउडस्पीकर पर 9 दिन की पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया है। फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरे साल लाउडस्पीकर से उनके अजान से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस 9 दिन वो लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी धीमी कर ले। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि से पहले बड़ी साजिश की बात सामने आई है। सोशल मीडिया से फैली अफवाह के बाद 2 समुदाय के लोग यहां आमने सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ और देखते ही देखते पत्थरबाजी यहां शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी करने के आरोप में 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 एफआईआर दर्ज की गई। हालात इतने बुरे हो गए कि पुलिस थाना के बाहर भी पुलिस बलों को तैनात करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर बवाल मच गया और ये बवाल इतना आगे बढ़ा कि 2 गुटों के बीच में पथराव हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उनके इलाके को खाली कराने की ये साजिश है, क्योंकि जिधर पोस्ट हुआ उधर कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं के इलाके को टारगेट किया गया। कुछ पोस्ट के ऊपर से हुआ था और जिधर पोस्ट हुई थी उधर कुछ नहीं हुआ। ये हिंदुओं को डराने का माहौल इधर खड़ा करने को आया। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के सड़क पर उतरने की अब उन्होंने चेतावनी दे दी है। तौकीर रजा ने कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर एक्शन हो। 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। तौकीर रजा का ये बयान इतना जहरीला है कि किसी भी शांतिप्रिय शख्स को नस्त्र की तरह चुभने लगे। तौकीर ने कहा, क्या? पहले ये सुन लीजिए। तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हम जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर गिरीश रास्टिंग पर हुकूमत कोई संज्ञान नहीं लेती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, पर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम 1 हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर। वो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को सनातन का प्रधानमंत्री मानते हैं। हम नमक हलाल हैं। तौकीर धर्म के नाम पर कुछ युवाओं को भले बरगला लें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि देश के अधिकांश लोग संविधान और कानून मानते हैं, भले ही वो इस्लाम के मानने वाले ही क्यों ना हो। यूपी के अलीगढ़ में धर्मांतरण को लेकर खूनी आक्रोश की सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर एक मुस्लिम युवक सलमान जब 2 साल पहले संतोष बना, तब से नफरती गैंग उसकी जान की दुश्मन बन बैठी और उसे धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनने की सजा देने के लिए गोली मार दी। घटना अलीगढ़ में रोरावर थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार 3 लोगों पर सलमान उर्फ संतोष को निशाना बनाया, लेकिन सलमान, जो अब खुद को संतोष मानता है, वो बाल बाल बच गया। घायल संतोष के हाथ में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और बाद में जीएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। खुर्द निवासी सलमान उर्फ संतोष ने 2 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। मुस्लिम धर्म से हटकर वो हिंदू बन गया था, तभी से उसके रिश्तेदार उसे रंजिश मानते हैं और धमकियां देते हैं। सर, मैं सलमान से संतोष हो गया, दुश्मनी मानते हैं वो लोग मुझसे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। बाइक सवार नफरती गैंग के फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुरानी दिल्ली के लव कुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री के बाद से ही विवाद यहां खड़ा हो गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी का किरदार करने वाली है, साधु संत और कई हिंदू संगठन भड़क उठे। ऐसे के साथ साथ पूनम को मंदोदरी का रोल देने का विरोध भी होने लगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सभ्यता और संस्कृति का, लेकिन रामलीला कमेटी पूनम को रोल देने के पीछे महिला सशक्तिकरण की बात कह रही है। और इसे लेकर कंप्यूटर बाबा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया कि पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं बल्कि शूर्पणखा का रोल दे देना चाहिए। तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कमेटियों से मर्यादा का पालन करने की अपील की है। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र न बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी शूर्पणखा का पात्र दो। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं।
रामलीला कमेटी का कहना है कि पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल देने के पीछे वजह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं खुद को मिले रोल के बाद पूनम पांडे ने भी पोस्ट कर खुशी जताई है। हालांकि जिस तरह साधु संत मैदान में आकर इसका विरोध कर रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से बॉलीवुड पर निशाना साधा है। जी हां, समाज में शर्मसार होते रिश्तों के लिए उन्होंने बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहराया। कथावाचक यहीं पर नहीं रुकते हैं, एक बार फिर लिव इन पर टिप्पणी की और कहा कि ऐसी जोड़ियां जो बिना शादी के साथ रहती है और बच्चे पैदा करती है, उनके बच्चे ही कंस पैदा होते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने इसके लिए कंस के जन्म की कहानी भी सुनाई। दरअसल उनके दरबार में पहुंची कई महिलाएं अपनी आप बीती बता रही थीं, जिसका कारण अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड को बताया। साथ ही लिव इन का नुकसान भी गिनवा डाला। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने समाज की बुराइयों पर ये कटाक्ष किया है, लेकिन ये किसे बुरा लगता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जेंजी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेंजी में संस्कारों का होना जरूरी है। अगर संस्कार नहीं होगा तो सनातन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में देश की सत्ता इन्हीं जेंजी के हाथों में होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चिंता जताई, अगर नई पीढ़ी में संस्कार नहीं होगा तो भारत से सनातन का अस्तित्व घटता चला जाएगा। नेपाल में जेंजी आंदोलन के बाद भारत में जेंजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हाल ही में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जेंजी अब देश संभालेंगे। जेंजी वो आबादी है जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ हो। भारत में इनकी संख्या तकरीबन 37.40 करोड़ है। जाहिर है ये एक बड़ी आबादी है और इसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी चिंता जताई है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने पीएम विश्वकर्मा योजना पर अब सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना समाज के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अफजाल अंसारी ने वेदों पर भी अपनी राय रखी और कहा कि भारत में सदियों से वेदों के माध्यम से समाज को चलाया जा रहा है। तरंगों में अपना जीवन बिताएंगे, उसके लिए सामवेद की व्यवस्था की गई। यह चारों वेद 4 गुण हैं और उस चारों वेदों के माध्यम से समाज को सजा के, समझा के और सदियों से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर अफजाल अंसारी सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान सामवेद पर उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसका संतों ने कड़ा विरोध किया है। अफजल अंसारी जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, ऐसे जिहादी विचारधारा के लोगों के द्वारा निरंतर सनातन संस्कृति पर प्रहार करने का जो चेष्टा करता है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मतलब साफ है, जब कोई सांसद वेदों पर सवाल उठाएगा या टिप्पणी करेगा तो संत समाज उसका विरोध जरूर करेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक स्थलों पर अब राष्ट्रगान का आयोजन करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके बयान को देश को तोड़ने वाला करार दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मौलाना बरेलवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन मौलाना शाहबुद्दीन के बयान को लेकर सड़कों पर उतर आए और उनके पोस्टर पर गोबर और गोमूत्र से शुद्धिकरण करने लगे। आगरा के थाना सदर के सेवला चौराहे पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मौलाना के पोस्टर को सड़क पर चिपकाया। इसके बाद शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया। अब आपको सुनाते हैं आखिर मौलाना बरेलवी ने क्या कहा था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी समाज को तोड़ने और देश को कमजोर करने की बातें करते हैं और उनकी बातें हमेशा इस तरह की होती हैं जो नाकाबिले कबूल। लेकिन वो यहीं तक नहीं रुके, बल्कि मौलाना के विरोध के बाद पोस्टर को आग लगाकर नारेबाजी भी की। जम्मू कश्मीर के डोडा उधमपुर बॉर्डर पर शुक्रवार देर रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ में दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियों पर जैश के 3 से 4 आतंकियों को भारतीय जवानों ने घेर लिया, जिसके बाद लगातार यहां गोलीबारी जारी है। जंगली इलाकों में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसओजी पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद हैं। दरअसल कंजी नाला के पास राष्ट्रीय राइफल्स के 4 जवानों और डोडा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। मुठभेड़ में सेना के 1 जवान शहीद हो गए। जवानों की जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी जंगल के घने इलाकों में छिपे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। डोडा बटालियन ने एक AK-47, 3 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं।
ये बरामदगी आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में अहम साबित हुई है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। तो देखिए, एक तरफ डोडा में सुरक्षा बल आतंकियों का लगातार इलाज कर रहे थे, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग CIK ने श्रीनगर सहित कई जगहों पर छापेमारी की और आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर रेड डाली और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा और शोपिया जैसे जिलों में कुल 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। आतंकियों का इकोसिस्टम जिसमें उन्हें हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है, ड्रग्स कहां से मिल रही है, ड्रोन किस तरह से वहां तक पैसा पहुंचा रहे हैं और बाकी कहां कहां आतंकी ठिकाने हैं, इन सब चीजों पर बड़े पैमाने पर तलाशी चल रही है और सबसे बड़ी नकेल टेरर फंडिंग पर कसने के लिए ये एक प्रहार जो है वो किया जा रहा है। उधमपुर में एक स्पा सेंटर पर भी रेड की गई, जहाँ से कई पुरुषों और महिलाओं को पकड़ा गया। पुलिस इस रेड में इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग आखिर किसके संपर्क में हैं। कश्मीर में जंगलों के छिपे आतंकियों के लिए भारतीय सेना त्रिनेत्र का इस्तेमाल करने जा रही है, जिससे बंकरों में छिपे आतंकियों को मार गिराया जाएगा और बंकरों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खदेड़ने के लिए GPR सिस्टम से लैस हाईटेक ड्रोन त्रिनेत्र तैनात कर दिए गए हैं। जो अमेरिकी ड्रोन का लेटेस्ट भारतीय वर्जन है, जिन्हें भारत की जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर में अब घने जंगलों में छिपे आतंकियों की खैर नहीं, क्योंकि इन ड्रोन्स की तैनाती सुरक्षा एजेंसी उन आतंकवादियों के खिलाफ करेगी जो घने जंगलों और ऊंची चोटियों पर कंक्रीट के बंकर बनाकर रहते हैं। इस ड्रोन में दिन रात निगरानी के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं, जो किसी भी इंसान की गतिविधि का पता लगाकर उसे ट्रैक कर सकता है। साथ ही ये ड्रोन से हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकता है। त्रिनेत्र AI तकनीक के जरिए उड़ान बढ़ा सकता है। ये क्षमता कश्मीर घाटी के उबड़ खाबड़ इलाकों में नेविगेट करने के लिए भी अहम है। झारखंड के ISIS के ठिकानों का खुलासा हुआ है। रांची में ISIS का रिक्रूटमेंट कैंप चल रहा था और यहां से तैयार आतंकी देश में किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। आतंकी दानिश से पूछताछ में इस बात का पता चला है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान से बकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती थी और इनके निशाने पर BJP और RSS के बड़े नेता थे। और रांची के इसी कमरा नंबर 15 में आतंक की साजिश रची जा रही थी। हाल ही में रांची से गिरफ्तार आतंकी दानिश ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके ठिकाने पर विस्फोटक बनाया जाता है और इसका ट्रायल भी किया जाता था। इसके ठिकाने से विस्फोटक बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट से बड़ा विस्फोटक बनाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दानिश हर तरह के बम और विस्फोटक बनाने में माहिर है। वो अपने ठिकाने पर विस्फोटक तैयार करता था और रांची की स्वर्णरेखा नदी में ट्रायल करके इन्हें नष्ट कर भी देता था। जानकारी इस बात की भी मिली है कि दानिश सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर के टच में आया, उससे बम बनाना सीखा और आतंकवाद की राह पकड़ ली। रांची में दानिश के इसी घर से देश के बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। इसके निशाने पर देश के बड़े VVIP नेता थे। इसने टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थल पर हमले के लिए आतंकियों को तैयार किया था। झारखंड में कुर्मी समाज रेल रोको सड़क घेराव आंदोलन कर रहा है। जगह जगह पर कुर्मी समाज ने लोगों ने यहां पर रेलवे ट्रैक को जाम करके रख दिया और इनकी मांग है कि कुर्मी जाति को आदिवासियों की सूची में शामिल किया जाए। और इसके लिए कुर्मी समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। पीली पगड़ी, पीला झंडा और पीला गमछा लेकर समाज के लोग सुबह सुबह रेलवे ट्रैक पर उतर आए। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कुर्मी समाज के लोगों ने पहले ही ऐलान किया था कि 20 सितंबर से वो रेल रोको सड़क घेराव आंदोलन करेंगे। गिरिडीह के पारसनाथ और हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह कुर्मी समाज के लोग पहुंच गए और ट्रैक को यहां जाम कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेन और मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुर्मी समाज के रेल चक्का जाम आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी ट्रैक पर डटी रही। इन्हें हटाने में पुलिस के यहाँ पसीने छूट गए। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर नाच गाना करते रहे और साफ साफ संदेश दिया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता का मुजफ्फरपुर में भारी विरोध हुआ। मंत्री जी गांव में सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया। देखिए कैसे मंत्री केदार गुप्ता को घेर कर लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।
पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता झिटकी गांव में 7 निश्चय योजना के तहत बनी सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। आरोप है कि सड़क उद्घाटन से पहले ही जगह जगह से टूटने लगी है। देखिए, ये शख्स मंत्री जी को बता भी रहा है कि चलिए देख लीजिए। विरोध तेज होता देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को सुरक्षित कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। यूपी के रामपुर में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक बड़ी यहां पर कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार की कोठी पर सुबह सुबह बुलडोजर गरजने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। तस्वीरें रामपुर के राधा रोड की है, जहां सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के आवास की बाउंड्री समेत कई दुकानों और मकानों की छज्जे और पक्के चबूतरे जेसीबी ने ध्वस्त कर दिए। सुबह 8 बजते ही बुलडोजरों ने यहां गरजना शुरू कर दिया और 2 घंटे के भीतर ही अवैध अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया। नगर पालिका, राजस्व प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने अतिक्रमण के आरोपों से इनकार किया है। नगर पालिका प्रशासन ने कोठी के मेन गेट को और 4 दीवारी को जमींदोज कर दिया है। साथ ही कोठी के आसपास बनी 3 दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया है। यूपी के सीतापुर में आरोपी ठेकेदार को चौकी इंचार्ज के बिस्तर पर लेटता देखकर बीजेपी के जो विधायक है ज्ञान तिवारी, इनका पारा हाई हो गया। बहादुरगंज चौकी पहुंचे विधायक ने पुलिसकर्मियों की जमकर यहां क्लास लगाई और कहा कि पूरी चौकी को सस्पेंड करवा दूंगा। ये दरोगा अपने कमरे के अंदर कैसे लटाया? इसको तुरंत इसकी रिपोर्ट भेजो। अभी ये चौकी सस्पेंड को आप इसको लाकअप में होना चाहिए। ये इसकी हिम्मत देख नहीं पाया, दिमाग खराब है तुम्हारा। दरअसल बहादुरगंज पुलिस चौकी में एक युवक ने शिकायत की थी कि ठेकेदार ने उसकी मजदूरी के 10,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा ठेकेदार युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी से कर दी। जब विधायक पुलिस चौकी पर पहुंचे और चौकी इंचार्ज के बिस्तर पर आरोपी ठेकेदार को लेटा हुआ देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। तक जाओगे, मर जाओगे, गरीबों का खाओगे, मर जाओगे, बीवी बच्चे सब कोड़ी हो जाएंगे। जिस सपने को पूरा होने का इंतजार वाराणसी के लोग लंबे समय से कर रहे थे, वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि वाराणसी में रोपवे का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही वाराणसी का सालों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। देश का पहला अर्बन रोपवे तैयार होने वाला है। इसका ट्रायल रन सफल रहा। इस रोपवे में 1, 2, 3, 4 नहीं, कुल 148 बॉक्स हैं, जिसमें यात्री बैठकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। अपने तरह का भारत का पहला अर्बन रोपवे सिस्टम है, जिसमें यात्री यहां से सीधे विश्वनाथ मंदिर, बाबा के धाम दर्शन करने जा सकेंगे और पूरे शहर का एरियल व्यू देखते हुए जाएंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोपवे का सपना देखा, जो अब पूरा होने वाला है। कैंट से रथ यात्रा के बीच ट्रायल सफल रहा। 807 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। बन जाने के बाद एक साथ 3000 यात्री एक दिशा में जा सकेंगे। इस साल के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक 4.25 किलोमीटर की दूरी अब 15 मिनट में तय होगी। इस रोपवे के शुरू हो जाने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति मिलेगी और उनका कीमती समय भी बचेगा। कहते हैं कोई परेशानी हो तो किसी की सलाह जरूर लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मुफ्त में मिलने वाली सलाह आपकी जान पर भारी पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ एक बाइक सवार के साथ हुआ, जो कि उसे महंगा पड़ गया। युवा को फनते रपटे को यहाँ पार करने के लिए लोगों से मदद मांगता है। वहाँ मौजूद लोग उसे सलाह देते हैं कि बिना किसी सहारे के वो बाइक समेत रपटे को पार कर जाए। लोगों की बातें सुनकर वो बाइक को फनते रपटे पर उतार देता है। छोड़ तो हाथ छोड़ दे। जैसे ही वो बाइक पानी में लेकर जाता है, तेज बहाव में बाइक समेत बहने लगता है, लेकिन वो शख्स बाइक को छोड़कर खुद बचने की कोशिश करने लगता है। बस फिर क्या, बाइक बहती हुई चली जाती है और शख्स मुंह ताकता रह जाता है। वहीं आसपास मौजूद लोग हंसते हुए इस वीडियो में सुने जा सकते हैं। और अब बात शारदा नदी के कहर की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी इस वक्त कहर ढा रही है। यहाँ पानी की तेज धार में एक मकान देखते ही देखते नदी में समाता हुआ नजर आया। और देखिए कैसे 5, 4, 3, 2, 1 देखते देखते ये घर नदी में समा गया।
यहाँ शारदा नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। ये तस्वीरें लखीमपुर के निघासन की है, जहाँ एक घर देखते ही देखते सैलाब की भेंट चढ़ गया। पानी के बहाव में मकान खिलौने की तरह देखते ही देखते समा गया। अब तक करीब 80 मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। गनीमत रही मौके पर मौजूद बाल बाल बच गया। जिले के कई गांव बाढ़ और कटाव का दंश झेल रहे हैं। बिहार के बगहा में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ पर हरहा नदी के तेज उफान के बीच ट्रैक्टर फंस गया। ट्रॉली पर सवार यहाँ 30 लोगों की जान खतरे में पड़ गई और इस मुश्किल घड़ी में गांव वालों ने हिम्मत से काम लिया। और हरहा नदी में अचानक आए सैलाब में ट्रैक्टर फंस गया। लाख कोशिशों के बाद भी ड्राइवर नदी पार नहीं कर सका। देखिए पानी में कैसे ट्रॉली डूबी हुई है। इस ट्रॉली पर 10 क्विंटल अनाज था जो बह गया। ट्रॉली पर सवार होकर करीब 30 लोग बाजार जा रहे थे। उनकी जान पर भी आफत आ गई। कुछ लोगों ने तैरकर जान बचाई तो कुछ को गांव वालों ने निकाला। कुछ समय के लिए स्थिति बेहद भयावह हो गई। तेज बहाव और पानी में संतुलन खो रहे ट्रैक्टर के बीच बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार से माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। इस पर सवार लोग डरे सहमे थे। जिनकी जान बच गई वो कह रहे हैं कि पानी का खेल खतरनाक है। पानी से खिलवाड़ ना, ये पानी मजाक ना जाए, हम हेल जाए। ये घटना सबके लिए एक सबक की तरह है। कभी भी उफनती नदी को पार करने का जोखिम ना लें। और देखिए इस बार मानसून की बारिश ने पूरे देश में जोरदार तरीके से तहलका मचा रखा है। हालांकि अब मानसून के लौटने का वक्त हो चला है, लेकिन इन दिनों राजस्थान में वापस लौटता मानसून भी जमकर बरस रहा है। टोंक की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से पुल और पुलिया खतरनाक हो चले हैं। बीसलपुर में ऐसे ही एक रपटे को पार करना बाइक सवार को महंगा पड़ गया। रपटे के ऊपर से बह रहे तेज बहाव के बीच बाइक सवार निकलने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके साथ साथ कई दूसरे बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान अचानक उसकी बाइक असंतुलित हो गई और तेज बहाव में बहने लगी। युवक और उसका साथी अपनी बाइक को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस दौरान बाइक सवार खुद भी बहने लगा। उसने अपनी बाइक को दोबारा पकड़ भी लिया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसे अपनी बाइक छोड़नी पड़ी। बताया जा रहा है कि लोगों ने इन बाइक सवार को पुलिया पार करने से रोका भी, लेकिन किसी जरूरी काम का हवाला देकर ये बाइक सवार इस रपटे को पार करने लगे और हादसे का शिकार हो गए। हालांकि लोगों ने जद्दोजहद कर युवक को तो बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई। आपको आंध्र प्रदेश के नांदियाल से आया एक वीडियो दिखाते हैं, जहां पर बारिश की वजह से सैलाब में फंसी एक बस को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया और बस में सवार लोगों को सुरक्षित बचाया गया। तस्वीरों में देखिए, पुल पर बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है और उसी सैलाब के बीचों बीच एक बस फंसी हुई है। बस में करीब 24 यात्री मौजूद हैं। पुल के सामने कुछ ग्रामीण भी खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये बहाव इतना तेज है कि कोई उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके बाद जेसीबी को बुलाया गया। जेसीबी उफनते सैलाब में उतरती है, बस को पीछे धक्का लगाती है और इसके साथ ही बस में मौजूद यात्रियों को एक एक करके रेस्क्यू किया जाता है। जो जेसीबी अब तक खुदाई करती हुई नजर आ रही थी, उस जेसीबी की मदद से अब सैलाब में फंसी जिंदगियों को बचाया गया है। और अब बात बिहार की। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर पटना जंक्शन के बाहर खड़ी एक कार सड़क पर ही बने गड्ढे में गिर गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क का हिस्सा टूटने से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें पानी भरा हुआ है। उसी में एक कार भी गिरी हुई दिखाई दे रही है। कार की गड्ढे में गिरने के बाद वहां भीड़ लग गई। वहीं कार की मालिक महिला ने इसे लेकर प्रशासन पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही नुकसान की भरपाई की मांग की है। 20 दिन से रोड को गड्ढा करके छोड़ा हुआ है। बरसात का समय है, पानी था, गाड़ी में 5 लोग थे। अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता? बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे, लेकिन हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। महिला का कहना है कि हादसे के कुछ देर बाद एक बाइक सवार भी उसी गड्ढे में गिर गया। और देखिए, आप कितनी भी सावधानी से वाहन क्यों न चलाएं, आपकी ड्राइविंग स्किल कितनी भी शानदार क्यों ना हो, लेकिन जब कोई और लापरवाही दिखाए तो सारे स्किल्स धरे के धरे रह जाते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ऐसा ही एक हादसा हुआ, जहां पर एक ट्रक एक साथ कई कारों को टक्कर मारती नजर आई। ये हादसा हुआ है रत्नागिरी मुंबई गोवा राजमार्ग पर, जहां एक कोयला लदे ट्रक ने एक एक कर 8 कारों को टक्कर मार दी। हादसे की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। ये हादसा हुआ है रत्नागिरी के हथखंबा के पास। इस दुर्घटना में एक कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हैं। हथखंबा में अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की खड़ी ढलान।
जिसका अनुमान न लगा पाने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। देखिए ये ट्रक कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और फिर अचानक एक कार को टक्कर मारता है। इस टक्कर में कार सड़क के किनारे जाकर किसी तरह रुक जाती है, लेकिन ट्रक अब भी नहीं रुकता। वो दूसरी कार को टक्कर मारता है। ये ट्रक जब तक नियंत्रित हुआ और चालक इसे रोक पाया, तब तक एक एक कर 8 कारों को टक्कर मार चुका था। अपने इलाके में भोजन की कमी होने पर अक्सर मगरमच्छ नए इलाके की तलाश में रहते हैं और खास तौर पर बाढ़ जैसे हालात होने पर। लेकिन यूपी के कुशीनगर में एक मगरमच्छ ने नए इलाके की तलाश में सड़क ही पकड़ ली और बेझिझक अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं मगरमच्छ अपनी ही धुन में सड़क पर जाता दिख रहा है। वो सड़क के एक साइड में इस तरह आगे बढ़ रहा है जैसे उसे मालूम है कि वो सड़क के बीच पहुंचा तो वाहनों की चपेट में आ सकता है। सड़क पर इस मगर को जाता देख एक राहगीर इसका वीडियो बनाता है और सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोक देता है। सड़क पर टहलते हुए मगरमच्छ एक जगह रुककर सुस्ताने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके पीछे इंसान आ रहे हैं, वो तेजी से सड़क क्रॉस कर दूसरी तरफ चला जाता है। माना जा रहा है ये मगरमच्छ बड़ी गंडक नहर के रास्ते यहाँ तक पहुँचा है और अपने पुराने इलाके को छोड़ चुका है। मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है, जिसके बाद वन विभाग अब इसके रेस्क्यू की तैयारी में जुट गया है। Zee News।